हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं या जो अभी रिसेंट 2026 में हुए हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला है। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो अभी रिसेंट एक एग्ज़ाम हुआ है जिसके वो फाइनली वो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो चुका है। एईडीओ का एग्ज़ाम जो हुआ है, इस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल ने पढ़ने के तरीके, कोचिंग वालों को पढ़ाने का, स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें पढ़ने का, मार्केट में मटेरियल का, और जो ट्रेडिशनल मार्केट में आपके मटेरियल हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उसको बदलने या उसको फिर से एक बार चेक करने के लिए सवाल उठाता है। सवाल इसलिए उठाता है, रीज़न क्या है कि इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए स्पेशली साइंस देखा जाए और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी भी सेक्शन को देखा जाए तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। और जो एक ट्रेडिशनल पेपर होता था कि हाँ अगर पीवाईक्यू ही पूरे अच्छे से कर लिया जाए तो उसी से पेपर सारा आ जाएगा या उसी से मिलता जुलता सवाल हमसे पूछा जाएगा, वैसा इस टाइप के एग्ज़ाम में कम देखने को मिला। ठीक। और इस कम देखने के कारण जो सबसे ज़्यादा पैनिक किया बच्चों को एईडीओ के एग्ज़ाम में, उसने किया है, उसका नाम है क्या? साइंस। तो साइंस सब्जेक्ट में जो दिक्कतें आई उसका रीज़न ये था कि साइंस का सिलेबस एईडीओ के एग्ज़ाम के सिलेबस में या बीपीएससी के किसी भी सिलेबस में लिखा हुआ है 10 तक की जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, पर इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा छलांग मारा गया और इस एग्ज़ाम में 11th क्लास का और 12th क्लास के भी सवाल देखने को मिले। अब ये 11th-12th क्लास में जब हमने जंप किया है, या एक हमारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन सेटर है उन्होंने 10th के बाद 11th-12th क्लास में जो जंप करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि क्या सिलेबस हमारा 10 तक का है या सिलेबस हमारा 11 या 12 पे चला गया है। और ये दुविधा इसलिए ज़्यादा सबको पैनिक हो रही है या सबको ज़्यादा परेशान कर रही है क्योंकि अब 2 महीने के बाद हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम है, 72 का प्रीलिम्स है। अब 72 का प्रीलिम्स में सवाल हम यहाँ तक रखें या सवाल में 11th-12th पढ़े, स्पेशली साइंस में। साइंस का एक एक सब्जेक्ट, अगर मैं केवल फिजिक्स की बात करूँ, मैं आपको फिजिक्स की बात करूँ तो 11th क्लास और 12th क्लास को मिला दिया जाए तो लगभग अप्रॉक्स 25 से 30 चैप्टर हैं। 25 से 30 चैप्टर करना 2-3 साल लग जाता है बच्चों का आईआईटी और जो नीट की तैयारी करते हैं उनको इस पूरे सिलेबस को कवर करने में। तो ये प्रैक्टिकली लग नहीं रहा कि 11-12 बैठ के पढ़ना चाहिए। हमारा फोकस 10 तक होना चाहिए और 10th के बाद 11-12 में जो क्वेश्चन थोड़े मोड़े एडवांस लेवल पे गए हैं आप उन्हें देख सकते हैं, पूरा 11 और पूरा 12th पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दूं आपको। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी तैयारी अगर कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो हमारे पास पहले ये देख ले स्टूडेंट कितने प्रकार के हैं। जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो रिपीटर्स होते हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 1 मेंस 2 मेंस देने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो उनका लगभग सिलेबस अच्छा खासा कवर होता है, तो हम इनकी बात करेंगे। दूसरा हम उनकी बात करेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, और उनकी बात करेंगे जो अभी ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, फ्रेशर ही हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हुए नहीं है। ग्रेजुएशन होने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल होंगे तो फिर वो फॉर्म भरेंगे, फिर आगे की वो तैयारी करेंगे। इन दोनों के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट अब दे रहे हैं जिसको 2 महीने के बाद पेपर है, उनके लिए तो छोड़ दिया जाए। इनकी अगर बात करें हम लोग जो अभी किसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में और बीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या किसी भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चालू किए हैं, तो अगर आप साइंस की बात करें फिजिक्स की तो कम से कम बेसिक 6 से 10 तक की पूरी फिजिक्स आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी बुक से। साथ ही साथ में एनसीईआरटी बुक के ही आपको सबसे पहले एमसीक्यू करने चाहिए। यहाँ तक अगर करने में आप सफल हो जाते हैं और यहाँ तक आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन
या फाउंडेशन का नॉलेज जो होता है ना, जो एक किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स में ये टॉपिक है, ये हमारा सिलेबस है, इसमें इतनी इतनी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 2, जब ये पार्ट फ्रेशर वाले बच्चे ये पार्ट अगर कर ले, हाँ सर कहाँ से फिजिक्स पढ़े, एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े, एमसीक्यू किससे करे, किस प्रैक्टिस बुक से करे, रेफरेंस बुक क्या लें, किस कोचिंग में एडमिशन लें, कहाँ का टेस्ट सीरीज दे, इस पे बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी कोचिंग से पढ़िए, कहीं से भी तैयारी कीजिए। फाइनल क्या है, सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर कवर करते हो तो आपका अप्रोच और स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। अगर आपके फाउंडेशन अच्छे नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे, और स्ट्रगल इसलिए करोगे क्योंकि आप PYQ पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाकर आप सोचोगे कि आपको साइंस आता है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन आपने बना लिया और आपके सवाल सॉल्व होने लगे, PYQ सॉल्व कर लिया केवल, तो आपको लगेगा आपको फिजिक्स आती है। पर थोड़े से भी साइंस में सवाल के लैंग्वेज को केवल चेंज कर दिया जाए तो आप सेम सवाल लैंग्वेज चेंज होने के कारण आप एग्जाम के दिन गलती कर बैठोगे। तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी कैसे? इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें तभी मिलेगी कि जब हमारा अप्रोच बेहतर होगा। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे, जो रिपीटर्स हैं और जो 72 का प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं वो तो अभी रिवीजन मोड पे चले गए होंगे, 50 से 60-70 दिन के आसपास ही बचा हुआ है। पूरा एनसीईआरटी आपको सभी सब्जेक्ट का कवर करना एक प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं है। रिपीटर्स के पास ये होता है कि लगभग उनका सिलेबस कवर होता है, सिलेबस कवर है, तो इनका अप्रोच में सबसे पहले PYQ कर जाइए। दूसरा, लेटेस्ट एग्जाम जो हुए हैं, लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है अभी 2025 और 2026, इसमें अगर कोई क्वेश्चन के न्यू पैटर्न जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बना लीजिए। जो आपका ट्रेडिशनल सिलेबस है, आपने जितना साइंस कवर कर रखा, फिजिक्स कवर कर रखा, वो तो ठीक है, पर अभी जो 2025 और 26 में कोई भी एग्जाम में याद रखिएगा, CSE जो आपका जो BPSC का मेन एग्जाम होता है उसके अलावा नहीं, BPSC जो संस्था, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी एग्जाम के फिजिक्स के क्वेश्चंस, इसमें TRE भी आप ले लीजिएगा, AEDO भी, प्रोजेक्ट मैनेजर, CCE भी ले सकते हो आप, जितने भी एग्जाम हुए हैं। पहले CDPO का एग्जाम होता था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन के एग्जाम्स लिए हैं, सभी एग्जाम के फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। केवल आपको इसके ऊपर नहीं बनाना, आप लोग जो इस पे पढ़े रहते हो ना कि केवल हम इसे बना लेंगे PYQ, इसका PYQ कर लेंगे तो काम चल जाएगा, तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एग्जाम में साइंस पूछ रहा है तो उसके पास साइंस पूछने के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डायमेंशन है। उन सभी डायमेंशनों को अगर हम कवर कर ले तो हमारा जो मेन एग्जाम है, CSE का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और राइट बनेंगे। यहाँ पे तो ये है। दूसरा, PYQ करने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर दे। ये वो चीज़ है जो बच्चे को देना ही चाहिए, इससे सीखने को बहुत मिलता है। और मेरा पूरा फोकस टेस्ट सीरीज में हमेशा रहता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का तो मुझे बेनिफिट कभी दिखा नहीं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंफर्ट जोन में रहकर, गद्दे पे बैठकर, अपने बेड पे बैठे, वो टेबल पे बैठो, कभी दिया कभी नहीं दिया, बीच में रोक दिया, बाद में आके फिर टेस्ट सीरीज दे दिया, कभी कभी कुछ समझ नहीं आया तो गूगल कर लिए, कभी किसी से पूछ लिए, उस लेवल का टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता। मैं पूरा सजेशन आपको यही दूंगा कि कहीं पर रहिए, ऑफलाइन सेंटर जो होते हैं, किसी भी कोचिंग का, मैं किसी कोचिंग का नहीं बोल रहा कि इसी का आपको करना, किसी भी कोचिंग का सेंटर पे जाकर टेस्ट सीरीज दीजिए। सेंटर पे जाकर टेस्ट सीरीज देने का बेनिफिट ये होगा कि आपको रियल टाइम में अनुभव होगा कि 1.5 घंटे में, 2 घंटे में जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम टू एग्जाम सवाल और क्वेश्चन और टाइमिंग चेंज होता है। अगर हम 2 घंटे BPSC की बात करें, 2 घंटे में हमें 150 सवाल करने हैं, और 150 सवाल में आज आप सभी को पता है इस बार ऑप्शन E भी है। ऑप्शन E जो है, इसके कारण से हमें 150 OMR सर्कल करने हैं।
पहले नहीं सवाल आते थे तो हम लोग उसको स्किप करते थे और उसके गोले भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हमारे पास सवाल नहीं भी आता तो भी आपको गोला रंगना पड़ेगा। तो उससे जो टाइम किल होगा वो टाइम मेरे बाकी सवाल या मेरे एग्जाम को कैसे प्रभावित करता है, ये ऑफलाइन सेंटर पे ही जाके आप अनुभव कर पाइएगा। कहीं भी इंडिया के किसी कोने में रहिए, अगर वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर का कोई भी टेस्ट सीरीज चला रहा है तो आप जरूर दीजिए। एटलीस्ट अगर सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप बहुत ही आउटर रूरल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑफलाइन सेंटर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो भी सजेशन मैं दे रहा हूँ एटलीस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज में कम से कम एटलीस्ट 5 टेस्ट सीरीज, अगर 20-25 आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो एटलीस्ट 5 टेस्ट सीरीज ऑफलाइन सेंटर पे जाके दीजिए। रिपीटर्स सिलेबस को अच्छे से कवर कर चुके हैं, पीवाईक्यू कर लीजिए। लेटेस्ट पैटर्न में जो सवाल नए टाइप के सवाल आ रहे हैं उस टाइप के सवाल को डिफरेंट तरीके से बनाइए। उस टाइप के सवाल अगर नहीं मिल रहे, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मैचिंग वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, या आधा आधा पेज का एक क्वेश्चन आ जा रहा, उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में आजकल, तो ये तभी आपको फेस करने को मिलेगा कि पीवाईक्यू में अगर नहीं दिख रहा है तो आप टेस्ट सीरीज जहाँ जाइएगा वहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, ऊपर से ऑफलाइन सेंटर में बैठ के आप उसको टेस्ट दोगे तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। पहली बात तो ये। आइए फ्रेशर पे वापस आते हैं। फ्रेशर अगर ये काम कर लिए, अगर पूरा फिजिक्स एनसीईआरटी से 6 से 10 तक आपने पढ़ लिया और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो इसी टॉपिक को, इन्हीं 6 से 10 वाले टॉपिक का, 6 से 10 वाले जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक है, उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के 11 वाले सेक्शन को भी देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, जैसे लाइट चैप्टर है थोड़ा सा और अच्छे से चले जाइए। हीट वाले चैप्टर में अब हीट इंजन आ गया, हीट इंजन से सवाल नहीं आते थे तो हीट तक तो हम लोग पूरा पढ़ते थे, हीट पढ़ते थे, टेम्परेचर पढ़ते थे, टेम्परेचर स्केल पढ़ते थे, टाइप्स ऑफ हीट पढ़ते थे, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट पढ़ते थे, फिर हीट ट्रांसफर का मैथड पढ़ा जाता था, थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़ते थे, वहाँ तक हम लोग पढ़ के छोड़ देते थे, यहीं तक पेपर आता था। पर अब इसमें अगर हीट इंजन जुड़ गया, देखिए आपको समझना पड़ेगा, अगर इस टॉपिक में एईडीओ के एग्जाम में हीट इंजन से पेपर आ गया तो केवल साइंस 6 से 10 तक का हीट चैप्टर पूरा कर लिया आपने, एक टॉपिक और जोड़ दो हीट इंजन, ये हीट इंजन टॉपिक पढ़ लीजिए। इसके लिए पूरा 11 की फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, जो फ्रेशर है वो याद रखिएगा, फिजिक्स में एनसीईआरटी के एवरी लाइन जो भी लाइन है वहां से एमसीक्यू बन सकता है। तो लाइन वाइज लाइन एकदम स्लोली कवर कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, टाइम लेके। एनसीईआरटी टाइम मांगता है, एक दिन में पढ़ना चाहोगे तो पूरा पढ़ जाओगे, समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, टाइम देके पूरा एनसीईआरटी को क्या करना है, कवर करना है। एनसीईआरटी कवर हो जाए तो फिर थोड़ा सा उसका हायर सेक्शन में 11 से थोड़े मोड़े सवाल आपको बना लेने हैं। ये हो जाए तो ये होने के बाद फ्रेशर क्या करे, फिर पीवाईक्यू करे। पीवाईक्यू के बाद वही है जो रिपीटर्स करते हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज में मैं अभी भी आपको यही बोलूँगा कि आपको फोकस किस पे देना है, ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट सीरीज देना है। किस कोचिंग का दिया जाए, किसी भी कोचिंग का दो, सारे कोचिंग बहुत मेहनत करते हैं टेस्ट सीरीज बनाने में, सबके क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, उसमें कोई डाउट मत रखिए। आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट देना है, क्लियर कट है। ऑनलाइन से थोड़ा बचिएगा, ऑनलाइन में आप एनालिसिस नहीं कर पाते, आप ऑनलाइन में वो रियल टाइम पे जो एग्ज़ाम के दिन आपको फेस करना है वो चीज़ें आप ऑनलाइन में फेस नहीं कर पाते। हाँ, टाइम का बाउंडेशन है, आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते, दूसरे सिटी में जाके नहीं रह सकते, गांव में रह के पढ़ना चाहते हो, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। फिर भी एक ऑफलाइन सेंटर का अनुभव आप जरूर लीजिएगा। आसपास में कहीं पर भी किसी का भी ऑफलाइन सेंटर हो जहां टेस्ट सीरीज कराया जा रहा हो, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले, और उसमें आप एक बार फेस कर लीजिएगा कि ऑफलाइन सेंटर पे 150 सवाल 2 घंटे में बनाना होता है, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी, जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं और घर पे जो टेस्ट सीरीज देते हैं, वो ऑफलाइन सेंटर पर वर्क करता है कि नहीं करता, क्लियर कट है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, पहला एनसीईआरटी का 6 से 10 सिलेबस कवर कीजिए, अच्छे तरीके से, 100% कुछ भी मिस ना हो। एनसीईआरटी बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर के पीछे दिया रहता है, ठीक है,
या इससे जुड़े हुए जो आपके आपके क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं और जो टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मार्केट में मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू, एक तो बुक में ही दिया रहता है और एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बना के बुक में मार्केट में बुक मिलता है, उस बुक को आप ले सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जब ये हो जाए एनसीईआरटी का तो फिर आपको करना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किसका? बीपीएससी एग्जाम का। बीपीएससी के सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू, केवल सीसीई नहीं, बीपीएससी अगर कोई भी एग्जाम लेती है, ठीक है, ऑडिटर का एग्जाम लेती है उसका ले सकते हो, डीएसओ का एग्जाम लेती है उसका ले सकते हो, एएसओ का ले सकते हो एग्जाम, सीसीई का ले सकते हो, टीआरई का ले सकते हो। तो किसी भी एग्जाम में अगर साइंस का सवाल बीपीएससी ने पूछा है, सभी एग्जाम के पीवाईक्यू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बच्चा केवल बीपीएससी का मतलब सोचता है, जैसे मान लीजिए 70 का पेपर हो गया, जैसे वो करता है 38 से 71 बीपीएससी का करके जाता है। नहीं, ये तो एक एग्जाम हुआ ना, और बाकी और भी एग्जाम है, एएसओ का एग्जाम हुआ है, डीएसओ का एग्जाम हुआ है, एईडीओ का पेपर होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर होता है। पहले के एग्जाम अभी तक कंबाइंड हो गए, पहले के सीडीपीओ होता था। ये सारे एग्जाम पहले होते थे और इसमें से अभी भी कुछ एग्जाम होते हैं। ये सारे एग्जाम आपको क्या करना है, टीआरई का भी देख सकते हो, इसमें सारे एग्जाम के पीवाईक्यू भी कीजिए। ठीक है, ये दो काम हो जाए तो तीसरा काम जरूर करना है, वो उसका नाम है टेस्ट सीरीज। उसका एग्जाम, उसका क्या नाम है? टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज अच्छे खासे टेस्ट सीरीज दीजिए, सब्जेक्ट वाइज दीजिए पहले, कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए, और सारे सब्जेक्ट का टेस्ट वाइज हो जाए अच्छा खासा तो फुल लेंथ दीजिएगा। ये सारे काम करने के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अच्छी पढ़ाई की है और अच्छी तैयारी की, और एग्जाम के दिन आपको क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा और क्वेश्चन करने में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। पर केवल खाली पीवाईक्यू करके चले जाना है, और एक मान लीजिए घर पे बैठ के कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, उसमें टाइमिंग का कोई ये नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, 2 घंटे के एग्जाम को 4 घंटे में टाइमिंग दे रहे हो, गूगल करके आसपास से पूछ पाछ के एग्जाम के बीच में, टेस्ट सीरीज के बीच में उठ के काम करने चले गए, वापस आए फिर टेस्ट सीरीज देने लगे, वैसा वर्क नहीं करता है। वो किसी किसी पे वर्क कर जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पहले से उनका बैकग्राउंड स्कूलिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने पहले से उनका बहुत अच्छा सिलेबस पे कमांड है, वो कर जाते हैं, तो वो कर जाते हैं तो सब लोग कर जाएंगे, ऐसा याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपकी क्षमता कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, स्कूलिंग कैसी है, आपका सिलेबस पे कितनी पकड़ है, उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा क्या है क्या नहीं है। पर मेरा सजेशन है कि टेस्ट सीरीज हमेशा और सब्जेक्टिव दो या फुल लेंथ दो, फुल लेंथ या आप सब्जेक्टिव जो भी देना चाहते हो, कोशिश करो कि ऑफलाइन सेंटर पे ही जाके दिया जाए। वहीं पर आपको ये फील होता है क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, जब हमें 2 घंटे में देना होता है तो ओएमआर कैसे फील होगा, 2 घंटे में कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एक भीड़ जब तुम्हारे क्लासरूम में इंटर करेगी या तुम्हारे बिल्डिंग में इंटर करेगी, उस भीड़ में तुम कहाँ खड़े हो, उनसे कैसे compete करना है, स्कोर कैसे लाना है। जब ऑफलाइन सेंटर होगा तो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में रैंकिंग देखो, 500 बच्चों में रैंक अगर तुम्हारा 200 आ रहा तो तुम सोच लो 5 लाख बच्चों में तुम्हारी रैंकिंग क्या आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा सेल्फ एवेल्युएशन करने का मेथड है जिसमें हम लोग ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट देते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड से आप कर सकते हो। फर्स्ट एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी पूरा पढ़िए, एनसीईआरटी का जो बुक का एनसीईआरटी का बुक का एमसीक्यू है उसको बनाना है। उसके बाद एनसीईआरटी की जो बेस्ड एमसीक्यू बुक आती है मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी कोचिंग का, आप उसको लेकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिश यही करना वही बुक लेना जिसमें एरर ना हो, जिसमें एरर ना हो। ये 2 काम हो जाने के बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। हाँ, इसके बाद एक और चीज बता देता हूं, इसके बाद अगर लगता है कि यहां पर क्वेश्चन और भी आपको करने हैं, क्वेश्चन की संख्या कम है, सर ये तो मैंने कर लिया, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, इसमें मजा नहीं आ रहा और मुझे क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आप यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट के ठीक है सिविल सर्विस एग्जाम के
PYQ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन की संख्या यहाँ कम पड़ जा रही है तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, CDS NDA का जो पेपर होता है जनरली ये वो 11th एंड 12th बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आप जो सवाल पढ़ोगे उसके कुछ अच्छे लेवल के सवाल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट ये मत कीजिएगा, पहले ये वाला पोर्शन कवर कीजिएगा, तब आपको सिलेबस पे एक अच्छी पकड़ होगी। सिलेबस पे पकड़ अच्छी होगी तब आप इस वाले पोर्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कट है। तो यही स्ट्रेटेजी रखिए। जो फ्रेशर हैं बच्चे को पहले वो ग्रीन से जो मैंने लिखा है एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी बेस एमसीक्यू बनाइए, एनसीईआरटी बेस प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। वही बुक लीजिएगा जो एरर फ्री हो, ऐसा बुक मत लीजिएगा जिसमें गलतियां हो। गलतियां होंगी तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। उसके बाद बीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सभी के PYQ में साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन बना जाइए। ये अच्छे से कवर होने के बाद एक तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा, सिलेबस में क्या क्या है। PYQ से ये पता चल जाएगा आपको कि सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है और किस लेवल तक आता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। तब आप यूपीएससी के NDA और CDS का पेपर बनाइए, यूपीपीसीएस का बनाइए और अदर स्टेट का बनाइए। अभी झारखंड में पेपर हुआ है, झारखंड सिविल सर्विस का पेपर हुआ है, आप उसका पेपर बनाइए। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले आपको बेस कवर करना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो फ्रेशर हैं और जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक फिजिक्स का एक आइडिया दे रखा है। पर जिनको भी 2 महीने में पेपर देना है, जो 2 महीने में पेपर देना चाहते हैं वो तरह तरह के टेस्ट सीरीज को अप्लाई करें। PYQ जरूर बनाए। PYQ में फिर बता रहा हूँ, बीपीएससी के सारे एग्जाम का PYQ बना जाइए और टेस्ट सीरीज देना चाहिए तो आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके ही टेस्ट सीरीज देना चाहिए। यहाँ पर जो ऑफलाइन सेंटर में दोगे तो जो तुम गलतियाँ करोगे वो गलतियों से सीखोगे और वो गलतियाँ आप एग्जाम सेंटर के दिन या एग्जाम के दिन सेंटर पर जाके रिपीट नहीं करोगे। कुछ रेफरेंस बुक अगर आपको चाहिए, ठीक है, रेफरेंस बुक चाहिए तो पहले आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए NCERT पूरा बना जाइए सीरीज 6 से 10 तक। ठीक है, दूसरे नंबर पर लुसेंट बुक को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही पढ़िएगा, पहले मत पढ़िएगा, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपका पहले NCERT आपका बेस बना देगा, बेस बना रहेगा तो लुसेंट बुक भी आपको समझ में आएगी। लुसेंट बुक में क्या है, क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट दे रखा है, उसको एक्सप्लेनेशन बहुत ही ना के बराबर है। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी कि आप लुसेंट बुक को पढ़ने के बाद आप उसको समझ पाइएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर कट है यहाँ पे। और तीसरा इंपॉर्टेंट बुक है कि इन दोनों के पढ़ने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट जो आता है, क्वेश्चन बैंक जो आता है, क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का लो तो मेरा सजेशन है उसमें यूपीएससी बीपीएससी के सारे एग्जाम, यूपीपीसीएस के सारे एग्जाम और अदर स्टेट के एग्जाम, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बैंक मिलता है, कोई भी क्वेश्चन बैंक की कोई किताब मिलती है जिसमें ये सारे क्वेश्चन, सारे लगभग इंडिया के सबसे अच्छे अच्छे एग्जाम के सारे एग्जाम के क्वेश्चन शामिल हो और उसके साथ एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, तो ये बुक आप ले सकते हो, ये बुक आप ले सकते हो। ये बुक रेफरेंस है। ये बुक तभी पढ़िएगा जब आपने NCERT कवर कर रखा है। NCERT कवर नहीं कर रखा और तोता की तरह, जैसे आजकल मैं YouTube पे देखता हूँ कि लुसेंट लेके बैठ जाते हैं और माइक से चिल्लाते हैं और सब लोग उसको रिपीट करते हैं, तोता की तरह उसको याद करना चालू कर देते हैं। उससे आप रेलवे D ग्रुप के एग्जाम क्रैक कर सकते हो, BPSC के एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, वो रटने वाला साइंस, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। कितना रट के जाओगे, कितने सवाल याद करके जाओगे। सवाल का केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए तो रटा हुआ सवाल भी आपसे नहीं बन पाएगा। तो बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। ये आपके सोर्सेस हैं। उसके बाद हाँ, इसके अलावा सर अगर ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, थोड़ा और मुझे अच्छी किताबें चाहिए, तो आप किसी भी, ठीक है, 4th पॉइंट, किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए। किसी भी कोचिंग की मटेरियल ले लीजिए, वो मटेरियल जो आपको पढ़ के समझ में आता हो, आपको उसके लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो उस मटेरियल को ले लीजिए। मटेरियल बस वही लिखिएगा, किसी भी कोचिंग का मटेरियल वही लीजिए जो अपडेटेड हो।
अपडेटेड हो मतलब क्या, कि अभी 2026 में जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उस तरीके के कॉन्सेप्ट उसके सिलेबस में कवर हो, या उस डायमेंशन, जो मान लीजिए मैंने बताया था हीट चैप्टर में हीट इंजन आता है, हीट इंजन किसी भी बुक में नहीं दे रखा है, किसी के कोचिंग मटेरियल में हीट इंजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एग्जाम में हीट इंजन आ चुका है, मुझे सवाल भी बनाने हैं, तो मुझे ऐसे कोचिंग का मटेरियल चाहिए ना जो अपने मटेरियल को अपडेट कर दिया हो, उसमें हीट इंजन के पार्ट को भी हीट चैप्टर में इंक्लूड कर दिया हो। तो ऑब्वियस सी बात है हमें कोचिंग मटेरियल लेना है पर अपडेटेड, जो 2026 के आसपास हो। 2010 2012 का मान लीजिए कोई भी बहुत अच्छे कोचिंग का मान लीजिए मटेरियल है, पर वो 2026 में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न एग्जाम में क्या हुआ है देखने को चेंज मिला है। वो चेंज मिला है तो हमें भी उस हिसाब से अपने आप को चेंज करके पढ़ाई में थोड़ा सा चेंजेस लाने की आवश्यकता बनी रहेगी। तो क्लियर कट है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। 3 मुख्य बातें बता देता हूँ। जो फ्रेशर हैं पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए, एनसीईआरटी के पीवाईक्यू की एनसीईआरटी के एमसीक्यू कीजिए जो बुक के पीछे दे रखे हैं। फिर एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेशन की जो किताबें आती हैं मार्केट में कोई भी अच्छी पब्लिकेशन का लेकर एनसीईआरटी के पीवाईक्यू का एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर जाइए। इससे एक सिलेबस का एक आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर जिस एग्जाम को टारगेट करना है उस एग्जाम के पीवाईक्यू को बेहतर तरीके से कीजिए। बेहतर तरीके से करने के बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ना चाह रहा है तो आप भी अपना लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन करने का लेवल बढ़ाइए। आप यूपीएससी के सीडीएस और एनडीए का पेपर कीजिए, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। है 10th और 12th का, पर उसका पेपर आप देखोगे तो उसका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा होता है। साइंस में तो स्पेशली बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे उतना आइडिया नहीं, पर साइंस का बहुत अच्छे लेवल का पेपर उसमें पूछा जाता है। उसमें 2014 से 2026 तक का पेपर कर लीजिए। साल में 2 पेपर होते हैं, 2 सीडीएस का होगा, 2 एनडीए का होगा, तो एक साल में 4 पेपर और 12 साल हो गए। 12 साल हो गए तो मान लीजिए 12 × 4 कर लिया जाए 48 पेपर। 48 पेपर में 30 क्वेश्चन भी साइंस के हुए तो 48 × 30 के मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा खासा 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसका लेवल बहुत ही हाई होगा। उस लेवल के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिए। क्लियर कट है। तो आपको पीवाईक्यू करना है, यूपीएससी का सीडीएस एनडीए का पेपर करना है, और सबसे पहले करना है आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एमसीक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस बुक जो भी मार्केट में चल रही है आप उसे कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, बस वही लीजिएगा जिसमें एरर ना हो, एरर फ्री हो। एरर फ्री कोई भी बुक लीजिए जिसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कहीं से तैयारी कीजिए, कहीं से पढ़िए, वे सजेशन जो है सभी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से पढ़ना और यहीं से तैयारी करना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से कीजिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको कम टाइम लगे। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो मिल ही जाता है, पर बहुत लंबा टाइम लगता है। वो टाइम को थोड़ा शॉर्ट कीजिए कि 1-2 साल के अटेम्प्ट में, 1 या 2 या 3 साल के अटेम्प्ट में एक पीसीएस लेवल का एग्जाम आप क्रैक कर ले और आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। क्लियर कट है। तो आई होप यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक बार सिलेबस पढ़िए और फिर देखिए आपके साइंस का जो भी डर है या साइंस में जो बहुत ज़्यादा इधर उधर से सवाल पूछे जा रहे हैं वो डर धीरे धीरे खत्म होगा। जब आपका सिलेबस पे पकड़ बनेगी और आपको सिलेबस समझ में आने लगेगा और सिलेबस पर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नए सवाल भी आपसे बनेंगे, आपको ज़्यादा एग्जाम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो भी चीज़ें बताई आपको हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम में, आपके पढ़ने के तरीके में या आपके पढ़ने के तरीके में चेंजेस लाने में, आपके एग्ज़ाम में सिलेबस को कवर करने में भी जो आपको दिक्कतें आती हैं उसमें भी मदद मिलेगा। तो आई होप आप इससे कुछ आपको फ़ायदा हो और आज सब्जेक्ट जो फिजिक्स सब्जेक्ट हो आपको बेहतर तरीके से देखने को मिले। सवाल थोड़े से चेंज हुए तो आपको पढ़ने के तरीक़ों को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी को गुड लक, और आई होप जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।